बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन करेंगे MTH 100 की। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर आपको तमाम बुक्स की पेपर प्रिपरेशन प्रोवाइड की गई है, तो आप इसको भी यहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तमाम चीज़ें मैंने बहुत डिटेल के साथ कवर करवाई हैं, आप इसको विजिट कर सकते हैं। फिजिक्स 101 की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। आपके टॉपिक 1 से टॉपिक 6 तक के तमाम टॉपिक्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लेक्चर 1 कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 1, सेट एंड नंबरिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, सेट क्या होता है हमारे पास? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। द ऑब्जेक्ट इन अ कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस कलेक्शन के अंदर, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिजाइंड विद द लेटर, कैपिटल लेटर जैसे ABCD के साथ हम उसको डेजिग्नेट करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देयर इज नो एम्बिगिटी रिगार्डिंग वेदर एन एलिमेंट बिलोंग टू सेट, यानी कि उसके अंदर कोई शक नहीं होता कि ये है भी या नहीं, बल्कि हमें पता होता है कि ये इसी से बिलोंग करता है। जैसे आपका टी सेट होता है ना, तो आपको पता है कि जो कप है वो टी सेट से ही बिलोंग करता है। इफ़ X इज अ एलिमेंट ऑफ A, अगर X आपके पास एलिमेंट है A का, वी राइट X बिलोंग्स टू A। इफ इट इज नॉट, वी राइट X इज नॉट इक्वल टू या नॉट बिलोंग्स टू A। मेथड्स ऑफ स्पेसिफाइंग टेस्ट, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म होती है, जिसके अंदर हम सिंपली एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं अपनी किसी भी सेट को, किस तरह से कि एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर लिस्ट होते हैं और कोमे से सेपरेट होते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है कि हम उसको डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में। जिस तरह आप देखें, एक्स सच डैट, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। एक्स स्मॉलर देन 6, ये देखें 6 से स्मॉलर देन इसके अंदर नंबर्स आते हैं। एक्स इज द काउंटिंग नंबर, जो एक्स है वो एक काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 यानी कि। अब इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस क्या है? एम्प्टी एंड नल सेट, दीज सेट्स आर नो एलिमेंट। एम्प्टी या नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑल द थिंग्स पार्टी प्रीनेंट टू अ गिवन डिस्कशन, तो ऑल जो जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो तमाम यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाती है। जैसे पूरी दुनिया का एक सेट। और सबसेट के अंदर क्या आता है हमारा? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ B, यानी कि जो जो A में है वो B के अंदर भी मौजूद है। और अगर हम इसका सबसेट फाइंड आउट करें तो हम B के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। B के अंदर जो A के एलिमेंट मौजूद है उनको निकालने के बाद जो A के अंदर बचेगा वो हमारा क्या होता है? सबसेट होता है। बाकी हम इसको एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट इज A सबसेट B बट A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि B तो A के बराबर होता है, यानी कि B के अंदर सारा कुछ होता है A का, लेकिन A के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर होता है जो B के अंदर मौजूद नहीं होता। इंटरसेक्शन क्या होती है? इंटरसेक्शन हमारी एलिमेंट कॉमन टू द बोथ, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हों। और यूनियन आपके पास क्या होती है? एलिमेंट बिलोंग्स टू A आर B आर बोथ। नंबर सिस्टम, नंबरिंग सिस्टम हायरार्की हमारे पास क्या होती है? नेचुरल नंबर्स, जैसे अब नेचुरल नंबर बिलोंग करें इंटीजर्स को, इंटीजर बिलोंग करें रेशनल को, राशनल कर रहे हैं हमारे रियल को, रियल कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स को। तो रियल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। जबकि हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, PYQ की फॉर्म में। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमेशा आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब हम इसका क्विज कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1 का। A set is a well-defined collection of distinct objects. Which of the following is a set of integer? तो जो set of integer हमारे पास क्या होता है? याद रखें, रियल नंबर का जो सेट होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स भी होता है, और रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ये देखें, अभी अब हमने ऊपर किया है ना डिस्कस, नीचे बिल्कुल लास्ट में ये देखें, नेचुरल जो होता है वो सबसेट होता है हमारे इंटीजर्स का भी। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, जो रेशनल नंबर का सेट होता है हम उसे Q से डोनेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल? इरेशनल कौन सा होता है हमारे पास? पाई, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। द सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी यानी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। नंबर ऑफ अ फॉर्म A + B आयोटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। इसके हम शॉर्ट और लॉन्ग देख लेते हैं जल्दी से। टॉपिक नंबर 1, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपके पास सेट है 3 7 17 एंड 2, ये आपके 3 एलिमेंट्स है। डिटरमाइन वेदर 5 बिलोंग्स टू सेट A और B। देखें, अब इसके अंदर 5 है क्या? A सेट के अंदर 5 है या नहीं? नो। तो हम क्या लिखेंगे? 5 नॉट बिलोंग्स टू A।
ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने सिंपल मेंशन कर देना है। फाइंड द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो दोनों के अंदर हो। आप देखें दोनों के अंदर क्या है, ए के अंदर 3 भी है, बी के अंदर भी 3 है। इसी तरह हमारा जो 6 है, 6 ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, तो कॉमन चीज़ें होती है, तो सिर्फ हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा 3 एंड 6। तो कुछ इस तरह से। अब मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है इन दोनों नंबर्स की, तो आपको पता है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए अब 2 को आपने पहले 3 के साथ किया, 2 को आपने किया 5 के साथ। इसी तरह आपने -4 आयोटा को 3 के साथ किया, -4 आयोटा को आपने 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 3 2 6, 2 5 10 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा माइनस आयोटा, और 4 5 ज़ा 20 माइनस आयोटा। तो आपको पता है आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम सिंपल जो हमारे पास आयोटा होता है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और इसको -1 के साथ प्रेजेंट करके लास्ट पे कैलकुलेशन करके हमारा रिजल्ट आ जाता है 26 माइनस 2 आयोटा। लेक्चर नंबर 2 करेंगे हम। टॉपिक नंबर 2, फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो रिलेशनशिप क्या होता है, अ मैपिंग बिटवीन टू सेट ए एंड बी इज अ रूल फॉर रिलेटिंग एलिमेंट ऑफ वन सेट टू अनदर। तो जो मैपिंग होती है ना, वो एक एलिमेंट को दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए सेट के अंदर यूज होती है। जैसे 1 1 रिलेशन क्या होता है, 1 1 की हर प्री इमेज का मैप होगा एग्जैक्टली 1 यूनिक इमेज के साथ। मैनी क्या होता है कि मल्टीपल प्री इमेजेस का सेम इमेज के साथ रिलेशन होगा। और 1 to many और मैनी टू मैनी क्या होता है, दीज आर रिलेशंस बट नॉट फंक्शंस। ये याद रखें, मैनी टू मैनी एंड 1 to many रिलेशन तो हैं लेकिन फंक्शन नहीं है। और हमेशा याद रखें हर रिलेशन है वो हमारे पास क्या फंक्शन नहीं होता। हर फंक्शन तो रिलेशन है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर से सुने कि फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो देखिए डेफिनेशन हमारे पास 1 to many एंड many to many आर कॉल्ड फंक्शंस। ये हमारे पास many to 1 एंड 1 to 1 हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। एवरी इनपुट मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 यूनिक इनपुट। हर यूनिक इनपुट की हर एक यूनिक आउटपुट होगी। डोमेन हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ऑल पॉसिबल इनपुट्स होती हैं। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, जो आउटपुट आएगी ना उन इनपुट्स की वो रेंज होती है। इवन फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ -x, अगर हम x के अंदर माइनस लगाएं तो वो एफ ऑफ x के बराबर आ जाए, यानी कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल टू y। स्टूडेंट ये 3 MCQs हैं आपके, ठीक है, आपने याद रखें। इवन फंक्शन क्या होता है, y के सिमेट्रिकल होता है, जो हमारे पास f माइनस वाई किसके बराबर आता है, एफ ऑफ एक्स के। ओल्ड फंक्शन क्या होता है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स की, और ये सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के। और कंपोजिट फंक्शन आपके पास क्या होते हैं, इनको आप देख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, f लिख के और अंदर जी ऑफ एक्स लिखते हैं। क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशंस कौन सी होती हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन से होते हैं, तो y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट ग्राफ्स फॉर्म्स अ पैराबोला, और उसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास पैराबोला बन जाता है। अगर ए से बड़ा हो जी तो पैराबोला कनकेव होगा, यानी कि अपवर्ड यू शेप में होगा। अगर ए हमारे पास छोटा होता है 0 से तो ये डाउनवर्ड होगा और एन शेप्ड होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा हो जाए हमारा a तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होती हैं, अगर बराबर आ जाए तो एग्जैक्टली 1 रूट होती है, और अगर छोटा हो जाए 0 से तो कोई भी रूट नहीं होती। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 80% पेपर सॉल्व हो जाता है इंशाल्लाह, अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो। इफ वन इन अ वन रिलेशन ईच मेंबर is a pre-image mapped on exactly 1 unique image. The expression under the square root in a quadratic form b square minus 4ac is called discriminant. In a discriminant b square minus 4ac smaller than 0, the quadratic equation has no real solution, यानी कि ये imaginary होगा। Which is the shape of graph for the function y is equals to x square plus bx plus c, एक पैराबोला बनता है। अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन, एक फंक्शन इवन कहलाएगा अगर बी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, पेन के पॉजिटिव आ जाए। और अगर हमारा ए बड़ा हो जाता है 0 से तो पैराबोला क्या करेगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर हमारा ए हो जाता है बड़ा तो हमारा जो कनकेव हो जाएगा अपवर्ड, मैंने गलत मार्क कर दिया। ये देखें, अगर आप गलत मार्क भी करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको ठीक बता देता है। अगर स्टूडेंट आप मुझसे ये सॉफ्टवेयर हासिल करना चाहते हैं तो आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है और दिल से करना है अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो। विच टाइप ऑफ रिलेशन इज नेवर अ फंक्शन, कैसे जो हमारे पास
रिलेशन होते हैं वो फंक्शंस नहीं होते। तो अभी हम पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वन टू मैनी फंक्शंस रिलेशन नहीं होते। सब्जेक्टिव देख लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पर आपने इसका डिटरमाइन करना है ये इवन है या ओड। अगर क्या कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये देखें, एफ जो एक्स है ना उसको माइनस एक्स के बराबर करेंगे। अगर आंसर आ जाता है एक्स ही, यानी कि एक्स का क्यूब ही आंसर आ जाता है, तो फिर ये इवन है। अगर नहीं आता तो ये ओड है। तो देखिए ये हमारे पास ओड होता है, क्योंकि हम अगर माइनस को करें ना, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस के साथ फिर माइनस कर दें, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास ओड फंक्शन है। बाकी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने रूट फाइंड आउट करनी है फैक्टराइजेशन से स्टूडेंट। ये आपका कैलकुलेटर से भी हो जाता है। सिंपल आपने क्या करना होता है, सिंपल स्टूडेंट, आपने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देना होता है 6x के साथ। फिर आपने क्या करना होता है, आपने कुछ इस तरह के पेयर बनाने हैं कि वो -5x आ जाए। अब देखिए 6x का स्क्वायर, तो क्या पेयर बनेगा, -3x एंड प्लस 2x, सॉरी -3x एंड -2। तो क्या बन जाएगा, 3 2 6, और जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आंसर आ जाता है। तो ये देखिए नीचे आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह से होता है। देखिए आपके पास 2 नंबर्स थे, आपने क्या किया, इनको आपने 2 नंबर्स लिए, कौन से, -2 एंड -3x। तो आपने नेक्स्ट क्या किया, x को आपने बाहर रखा, x बाहर है तो x -2 आ गया, और यहाँ पर -3 को आपने बाहर रखा। आपको पता है ये जो 2 नंबर जो सेंटर वाले पेयर्स होते हैं ना, उनको हमने सेम सेम रखना होता है। तो ये नेचुरली हमारे पास सेम आ जाते होते हैं। तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x -2 कर लेंगे, और ये देखिए x -3 कर लेंगे, और इसको इक्वल रख लेंगे 0 के। फिर इस तरह हम x की रूट निकाल लेंगे, और इसी तरह हम y की रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आपने इन्वर्स फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फंक्शन को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्वेशन जैसे आपके पास है y = x -2 होल स्क्वायर प्लस 3। तो आपने स्टेप 1 में क्या करना है, आपने x को एज अ सब्जेक्ट करना है। तो किस तरह होगा, y -3, ये प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x -2 होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, x इधर रह गया, 2 हमारा यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ आकर प्लस हो गया। और स्टेप 3 में क्या होगा, हम इंटरचेंज कर देंगे x को y के साथ। यानी कि अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास x था, अब x को हमने y कह दिया, ये y था, इसको हमने x कर दिया, और हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, f इनवर्स ऑफ x = 2 + √x -3। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 3 के कॉन्सेप्ट्स, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं, अ मैट्रिक इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट होती है किसकी, रोज एंड कॉलम्स की। तो याद रखिए, मैट्रिक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ द नंबर, जो ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम। जितनी रोज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं उसके कॉलम्स के साथ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन हम कौन कौन से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अपने मैट्रिसेस के ऊपर। ईच मैट्रिक्स मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। याद रखें, जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है ना, तो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स हो। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कोरस्पॉन्ड द एंट्रीज। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है वो कोरस्पॉन्ड करता है एंटिटीज को। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई ईच एंटिटी इन अ मैट्रिक्स बाय द स्केलर नंबर। हम हर एंटिटी को स्केलर नंबर के साथ क्या कर देते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपने मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, पॉसिबली इफ कॉलम A = कॉलम रो B। अगर A की जो रोज़ हैं वो बराबर हों B के कॉलम्स के साथ, या B की रोज़ हैं वो बराबर हों कॉलम के A के साथ, तो हम क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक बात याद रखें कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। याद रखें कि A B बराबर नहीं होता B A के। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और रिपीट भी होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड इनवर्स मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई के साथ प्रेजेंट करते हैं। एक MCQ तो आपका ये कवर हो गया। नेक्स्ट के स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 2 by 2 का मैट्रिक्स विद वंस ऑन द मेन डायगोनल एंड 0 और एल्स, यानी कि मेन डायगोनल्स पर या तो 1 आ रहे हों या फिर 0 आ रहे हों। तो डायगोनल वैसे क्या होता है, अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, अब इस तरह से आपका कोई मैट्रिक्स है,
कुछ इस तरह से, और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आपके पास ऐसे कुछ इस तरह से। जैसे हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखें ये जो डायगोनल होता है ना, ये वाली साइड, ये वाली, ये आपके पास या तो 1 होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ये आपके पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होते हैं? इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। अगर हमारा ए बराबर हो जाता है बी के, तो हमारे पास ये आई के बराबर होता है, और देन बी इज इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ ए, तो बी हम ए का इन्वर्स कर सकते हैं। ये आप इसको जब करेंगे तो हो जाएगा, और इसको हम एडजॉइंट के फॉर्मूले से भी करते हैं। बी ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 द मैट्रिक्स इज द सिंगुलर और नॉन इन्वर्स। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं होता तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा या नॉन इन्वर्स होगा। ये स्टूडेंट आप जब क्वेश्चन करेंगे ना उनके अंदर ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट, आर क्रैमर रूल। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज अ रियल नंबर अटैच टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रियल नंबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक के साथ अटैच होता है। डिनोट हम करते हैं इसे डिटर्मिनेंट के साथ, और ये हमारे पास 2/2 होता है, यानी कि सेम रोज एंड सेम कॉलम्स। और इनको हम किस तरह से करते हैं? A11 A22 माइनस A21 एंड A12। तो इस तरह से। और क्रैमर रूल क्या होता है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। क्रैमर रूल इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए यूज होता है। और किस तरह से होता है? ए इज इक्वल्स टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल वाई, एंड वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल, एंड जी इज इक्वल्स टू डेल जी डिवाइडेड बाय डेल, वेयर डेल इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो क्रैमर रूल है ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आपने यहाँ पर इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, आपको हैंड आउट रटने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे टॉपिक 3 के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम का ऑर्डर क्या होगा? स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखें कि हमारा जो कॉलम होता है, जो रो होती है, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो 3/4 पहले रो एंड देन कॉलम। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हैज़ विच वैल्यू ऑन द मेन डायगोनल। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है उसकी जो मेन वैल्यू होती है वो 1s होते हैं। विच इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 2 3। इसका जो डिटर्मिनेंट हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 के इक्वल होगा। कैसे? यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ, और हमारा जो 2 है उसको हम माइनस करवा के मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ। तो हमारा आंसर आता है -2। इन जनरल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए एंड बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, जब जनरली अगर दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो उसकी जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होगी वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम। रो को हम कॉलम कर देते हैं, कॉलम को हम रो कर देते हैं, तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एक्जैक्टली 0, अगर 0 हो जाए तो मैट्रिक्स कार, तो क्या होगा वो हमारे पास? अगर 0 होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि 1 होती है वैल्यू। क्रैमर रूल इज यूज्ड फॉर सॉल्व सिस्टम इक्वेशंस। हाँ जी, तो इसका जो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट मस्ट याद रखें कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ना आए। तो आपने इसे ध्यान से करना है। किस तरह से? आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। लेट मी 2 मिनट्स। ये देखिए यहाँ पर इसको आपने 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 4 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, और 3 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है -2 के साथ। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है ऐड द मैट्रिक्स ए एंड बी। आपने मैट्रिक को ऐड करना है, और आपको पता है कि हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंगली ऐड होते हैं। किस तरह से होते हैं? ये देखें, ये देखें, ए आपका ऐड होगा 0 के अंदर, आपका जो 2 है वो ऐड होगा 1 के अंदर। इसी तरह आपका जो 3 है वो ऐड होगा -1 के अंदर, आपका जो 4 है वो ऐड होगा 5 के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज़ आपको करके भी दिखाया गया है, प्रैक्टिस करवाई गई है। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्व द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर रूल की तरह। किस तरह? पहले आपने डेल फाइंड आउट कर लेना है, डेल की वैल्यू, फिर आपने डेल एक्स कर लेना है, फिर आपने क्या करना है
इसी तरह फिर आपने डेल वाई कर लेना है। एंड पर आपने क्या करना है, डेल एक्स को ऊपर रखना है, डेल एक्स की वैल्यू को नीचे रखना है, डेल की वैल्यू को इस तरह डेल वाई को ऊपर रखना है और डेल की वैल्यू को नीचे रखना है। तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है थीम नंबर टॉपिक नंबर 4, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस वेयर डिफरेंस बिटवीन ए कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो, कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है nth टर्म a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसी तरह सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये स्टूडेंट फार्मूलाज हैं, यहाँ पे इनको देख लीजिएगा। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस वेयर रेशियो बिटवीन कंसेक्यूटिव इज कांस्टेंट, जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट आती है, एंड कॉल्ड कॉमन रेशियो, और जो रेशियो होती है हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक कॉमन रेशियो है। nth टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू a r n माइनस 1, और इसका जो सम ऑफ n टर्म्स क्या होती हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और इन्फिनिट सम क्या होता है, अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ r है वो छोटा हो 1 से तो वो कन्वर्ज करता है, और जो हमारी इन्फिनिटी होती है वो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होती है। ये वाला जो स्टूडेंट है ना, आप इसको लिख लें, अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आने वाला है, आपके शॉर्ट में आने वाला है, आपके फार्मूला आ सकता है, आपके लॉन्ग में भी आ सकता है। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन का फार्मूला याद कर लें, ये हमारे ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन में, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, और कम्बिनेशन का फार्मूला भी आपने यहाँ से याद कर लेना है। अब ये जो फार्मूला है ये आपकी मैथ टाइप में भी मौजूद होता है, तो बस आपने उसे वहाँ पर फाइंड करना है और एग्जैक्टली अपनी वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट कर देना होता है। लेक्चर नंबर 4, सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द कॉमन डिफरेंस इज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस टी के बराबर होता है। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द कॉमन डिफरेंस आर इज फाउंडेड बाय, किस तरह से, a n डिवाइडेड बाय n a n माइनस 1। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, और nth टर्म क्या होगी, देखें 2 का डिफरेंस है 8, और 8 के बाद क्या आता है 10, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी पावर की बात हो रही है। देखें यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 2, एंड फिर हम क्या करेंगे, a 10 फाइंड आउट करना है, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 18, 18 2 20। तो इस तरह से आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है। इफ़ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज, कब कन्वर्ज करती है, हैव ओनली सम। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि अगर आपका r छोटा हो जाए 1 से, इन ऑर्डर मैटर इन अ सिलेक्शन प्रॉब्लम, किसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, तो याद रखिए परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, इसको हम क्या कहते हैं, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं फिक्टोरियल। जी हाँ, फिक्टोरियल। तो a का जो 5 का फिक्टोरियल है वो क्या कैसे होता है स्टूडेंट, सिंपल आप इसे कैलकुलेटर पर लिखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ये देखें यहाँ पर सिंपल आपने 5 4 3 जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देना है। फाइंड द इनफिनिट सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वेयर a इज इक्वल्स टू 1 एंड r इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको पता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r के फार्मूले से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 2। ये देखें, इसकी तरह आप इसे पुट करेंगे। स्टूडेंट ये जो नीचे होता है ना, आप वीडियो को अंदर अंदर से पॉज करके, और मैं आपको ना हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि आप जब भी पढ़ने लगें तो आप मैथ को स्पेशली तब किया करें जब आपके हाथ में एक कॉपी भी हो और एक पेंसिल भी हो। देखें, आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखने से तो कोई एज इट इज़ फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप कॉपी पेंसिल पर साथ साथ नोट कर रहे हैं या फिर वैसे ही आप सॉल्व कर रहे हैं वीडियो को पॉज कर करके, तो फिर आपको फ़ायदा है। क्या फ़ायदा होगा, डबल फ़ायदा। कैसे कि आपकी वीडियो भी हो जाएगी, आपके एमसीक्यूज क्लियर भी हो जाएंगे, कंसेप्ट्स भी हो जाएंगे, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और आपको सेटिस्फिक्शन भी हो जाएगी कि भाई मैंने अच्छे तरीके से अपनी मैथ को कवर कर लिया है। फिर आप अगर चाहें तो मुझसे ये कमेंट करें और ये पोर्टल लें और आकर बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करें, तो कोई भी आपका कन्फ्यूजन रहेगी नहीं। आपने अपने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, फार्मूला लगाएंगे। देखें an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d, और आपको पता है जो फर्स्ट पर हमारे पास वैल्यू दी होती है ना, वो होती है हमारी a1। तो a1 हमारे पास 1500 के बराबर है, a1 हमारे पास, एंड हम d को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो 2 टर्म्स होती है उनको माइनस करते हैं, यानी कि 3000 में से 1500 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास d आ जाती है। n आपके पास क्या है, n आपके पास है 16। ठीक है, तो आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें 16 दिया हुआ है ना, 16th टर्म, सारी चीज़ें दी होती हैं, बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ मैनेजर चूज 11 प्लेयर फ्रॉम अ स्क्वाड ऑफ 16 प्लेयर टू फॉर्म अ फुटबॉल टीम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये पेपर में आ जाता होता है
तो आपने क्या करना है, ऑर्डर मैटर करता है तो आपने क्या करना है, कम्बिनेशन के फार्मूले को यूज़ करना है, सॉरी ऑर्डर मैटर नहीं करता तो आपने कम्बिनेशन के फार्मूले को यूज़ करना है। कैसे, 16 का आपने फैक्टोरियल लेना है 11 यानी कि आपकी जो पी की वैल्यू थी और आपने n माइनस आर करवा देना है। अगेन ये वाला फार्मूला है स्टूडेंट, दिखा भी देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल लास्ट में जो मैंने आपको कहा था ना कि आप इसे नोट कर लें, वो वाला फार्मूला। ये देखें, ये जो आपका गिवन है ना, ये वाला फार्मूला यूज़ करके सर ने इसको ये कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी टॉपिक नंबर 5 के ऊपर। टॉपिक नंबर 5 है बायोनोमियल थ्योरम। तो बायोनोमियल थ्योरम क्या होता है, ट्रायंगुलर एरे ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज अ सम ऑफ टू डायरेक्टली अबव इट। जो पहले ऊपर वाले होते हैं ना नंबर्स, उनका क्या होता है, उनका सम होता है। प्रोवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंडिंग बायोनोमियल, तो प्रोवाइड करता है एक्सपेंडिंग बायोनोमियल के कोफिशिएंट्स को। इसको हम पास्कल ट्रायंगल भी कहते हैं। रो 0 देखें, n इज इक्वल टू 1 के बराबर है। रो 2 आपके पास क्या होगी, ऊपर वाली रो को भी प्लस कर लेगी। रो 1 हमारे पास, रो 2 क्या होगी, ऊपर वाली दोनों रो को प्लस कर लेगी और अपनी वैल्यू को भी होल्ड करेगी। इसी तरह रो 3 क्या होगी, हमारी ऊपर वाली वैल्यूज को भी होल्ड कर रही होगी और अपनी वैल्यूज को भी होल्ड कर रही होगी। बायोनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसकी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट आप इसे याद करें, बिकॉज ये ना आपके MCQs में आती होती है, बहुत आती है, तो आपने इसको याद रखना है। और इसका जो हमारे पास जो वैल्यू होती है आपने इसको भी माइंड में रखना है। वेयर n सी के इज इक्वल्स टू n फिक्टोरियल k फिक्टोरियल n माइनस 4 होल फिक्टोरियल। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ बायोनोमियल थ्योरम की जो हमारे पास एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है फॉर MCQs। सबसे पहले प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ द टर्म इन एक्सपेंशन इज ऑलवेज 1 + 1। नंबर ऑफ टर्म n+1 के साथ करते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज ऑलवेज एक्जैक्टली n। जो सम होता है ना एक्सपोनेंट का x और y का, वो एक्जैक्टली 1 के बराबर आता है। और कोफिशिएंट आर सिमेट्रिकल, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये भी आपने कर लेना है। ये जो आपके पास इक्वेशन है ये MCQ के लिए आपने याद कर लेनी है। अब हम इसके क्विज को कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने लेक्चर को सिलेक्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 5। सबसे पहला MCQ है हमारे पास, विच रो ऑफ द पास्कल ट्रायंगल गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंडिंग x + y²। तो कौन सी रो हमें देती है स्टूडेंट, अभी हम ऊपर ही डिस्कस करके आए हैं। 1 + 2 1 हमें x + होल स्क्वायर 2 का फॉर्मूला हमारे पास एक्सपेंड करती है। देखिए आपके पास ये होता है ना 1 2 + 1। और विच ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन 4C2। ये भी सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आपने लिखना है। आपका जो कैलकुलेटर होता है ना वो पेपर के अंदर अलाउ होता है, तो आपने सिंपल ये देख लेना है कि कैलकुलेटर के अंदर कहाँ पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा 6। वैसे अगर आप इसका फार्मूला याद करके खुद से हैंड से भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें इस तरह से इसका फार्मूला है, तो आप इसे यहाँ पर नोट करें। इन बायोनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x + y⁴y the total number of term is always 1 n+1 the sum of power x y and in a single term expansion into x + y into n। तो हमारे पास ये किसके बराबर होती है, सम ऑफ पावर। जब हम इसकी पावर्स को सम कर रहे होते हैं तो इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू n, इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू आई गेस n के बराबर होती है। जी हाँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल टर्म ऑफ एक्सपेंशन। इसकी जो फाइनल टर्म वो हमारे पास क्या होती है, x⁻n के बराबर होती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ NCO। तो NCO की जो वैल्यू होती है ये आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा 1 के बराबर आती है। इफ़ यू एक्सपेंड, अगर आप एक्सपेंड करें x + b को b6 को, तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी, 7 टर्म होंगी। 5 टॉपिक नंबर 5 को सिलेक्ट करना है। तो देखिए पहला है आपने बायोनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल है बिल्कुल। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। इसी तरह आपकी कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर के थ्रू x + 1 + x होल 3 को आपने एक्सपेंड करना है। आप इसकी एक्सपेंशन भी देख लीजिएगा। और यूज़ ऑफ पास्कल ट्रायंगल फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ये इसको आप स्किप कर दें, ये वाला आप नहीं कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए स्टूडेंट, जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट करार दी हैं अब उनके अंदर से भी मैं आपको कट करवा रही हूँ, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब देखिए टॉपिक 6 है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो देखें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला आप नोट कर लें। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ईजी है, x2 - x1 + y2 - y1। इसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला नोट कर ले। लाइन ऑफ स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन, y2 - y1 x2 - x1। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो m1 बराबर आ जाता है m2 के, और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, m1 मल्टीप्लाई करवाते हैं m2 के साथ और आंसर आना चाहिए -1 के बराबर। इस तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है और स्टैंडर्ड सर्कल फॉर्म कौन सी होती है। तो इनके फार्मूलाज को जस्ट आप कॉपी पेंसिल पर नोट कर लें। हम इनके एमसीक्यूज करते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं मजीद। सबसे पहला एमसीक्यूज है, द फार्मूला y = mc² रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट मस्ट बी -1। तो जो प्रोडक्ट होती है वो -1 के बराबर होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो 0 के बराबर होती है। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसका जो मिड पॉइंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है कि x1 और y1 को x1 और x2 को प्लस करवा के डिवाइड करवा देना है 2 के साथ। इसी तरह इसको आपने डिवाइड करवा के 2 के साथ। तो देखें 2 के साथ 2 गया तो डिवाइड हुआ तो 2 रह गया। इसी तरह 2 के साथ 4 गया तो 2 आता है। इसके बाद फिर अगेन हम 4 को 2 के साथ करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 and 2 का हमारे पास सेट बन जाता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय, इस ये जो फार्मूला आपको दिया गया है इसका सेंटर आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको स्टूडेंट पता है कि इसके जो साइन होते हैं ना उनको हमने चेंज कर देना होता है। कैसे, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस है तो आपने इसे क्या करना है प्लस, ठीक है, प्लस समझना है क्योंकि उल्ट कर देना होता है ना। ये आपके पास प्लस है तो इसको आपने माइनस। अब देखें +1 और -2 कहाँ पर है, ढूंढे स्टूडेंट कहाँ पर है, ये रहा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारी जो एक्स की वैल्यू होती है वो 0 हो, वो वाई की वैल्यू होती है। इफ़ द लाइन ए हैज़ अ स्लोप 2/3 विच इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन पैराग्राफ ऑफ लाइन पैरेलल टू ए। तो जो लाइन पैरेलल है उसका स्लोप हमारे पास क्या होगा 3/4, यानी कि उसकी जो पॉजिटिव आना चाहिए, दोनों जो साइड्स हैं उनको इक्वल आना चाहिए। अब इसके हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट को। सबसे पहला आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कंप्लीट किया गया स्टूडेंट, फार्मूला लिखा गया है, आपको वैल्यूज पुट करके दी गई हैं और सोल्यूशन भी दिया गया है। इसे देखें, गौर से देखें, जूम करके देखें ताकि आपकी ये जो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। और देखें स्टूडेंट, बहुत मेहनत होती है। आपको अब आइडिया होगा कि कंप्यूटर पर मैथ लिखना कितना मुश्किल होता है। तो बहुत मैंने मेहनत से ये वीडियो बनाई है। काइंडली लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये सॉफ्टवेयर तो फिर आप मुझसे हासिल कर ही सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट, आपने इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। सिंपल स्लोप का फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ये जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये मेरे पेपर में आया था जब मैंने अपना MTH 100 का पेपर दिया था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी इसे सॉल्व किया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो होप सो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। SDG इनसाइट को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने फैलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करना है और अपनी पूरी डिग्री के अंदर यहाँ से आपने ज़रूर हेल्प लेनी है क्योंकि मैं BS CS की तमाम डिग्री कंप्लीट करवा रही हूँ। दुआ में याद रखिए।